इस वक्त हम खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर के बाहर। हमारे साथ जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील हमारे साथ हैं बलराज सिंह, जिनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखो, यूसीसी की फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल क्या है? एक आपने क्रिमिनल लॉ सुना है जी सर। क्रिमिनल कोड, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्या है? क्राइम, कितने तरह के क्राइम हैं, वो क्राइम में सज़ा और कोर्ट में कैसे न्याय मिलेगा, वो सारा का सारा वो कॉमन है देश में, कोई अलग अलग नहीं है किसी के लिए भी। मगर पर्सनल लॉ देश में अलग अलग रहे हैं आज़ादी के बाद भी। वो पर्सनल लॉ का क्या मतलब है? जिसमें रिश्तों की बात होती है, शादी ब्याह, प्रॉपर्टी का बंटवारा, ये सारे के सारे आदमी की निजी ज़िंदगी से संबंधित है, इसलिए इसको सिविल कोड कहते हैं। जहाँ लोगों के संबंधों पे आधारित हो, रहने सहने पे हो, घर बार से रिलेटेड हो, शादी ब्याह बच्चों से रिलेटेड हो, डाइवोर्स, गोद लेना, ये सब कुछ करना, वो सारा के सारा सिविल कोड, सिविल कानून के तहत आता है, आदमी के जीने का कानून। और जब आदमी कोई क्राइम करता है जिससे एक दूसरे से हमें पीड़ा पहुंचती है या पीड़ा पहुंचाते हैं, उन कानूनों को हम क्रिमिनल लॉ के तहत लेते हैं। वो आईपीसी है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता, यानी भारत में दंड देने का तौर तरीका, उसको आईपीसी कहते हैं। इसी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट में तो क्या है, हर तरह के लोगों को, हर तरह के फेथ को अपनाने का, हर तरह के रिलीजन के लोगों को अपना अपना रिलीजन फॉलो की आज़ादी है, और उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, यानी उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ये भी आज़ादी है देश में। फंडामेंटल राइट बड़े होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाले चैप्टर में है कि देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, नागरिकों के लिए जीने का तौर तरीका, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड सारे कानून कायदे भी कॉमन होने चाहिए, ताकि जैसे हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करे या मुस्लिम लड़की किसी क्रिश्चियन लड़के से शादी कर ले, उसमें बच्चों के राइट और प्रॉपर्टी के राइट वो बड़े अलग अलग तरीके से फिर वो प्रभावित होते हैं, और कोर्टों में केस मुकदमे बहुत लंबे लंबे चलते हैं। और इसमें क्या है कि कई बार तो इवन फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने देखा है, कुछ लोगों ने शादियां की, सेकंड मैरिज बिना डाइवोर्स लिए, जो कानून कहता है, मुस्लिम बन के। तो क्या है, ये जो आपस के रिलेशन हैं, मैन टू मैन, मैन टू वोमेन, चिल्ड्रन, अपने माँ बाप से उनका संबंध, और प्रॉपर्टी का बंटवारा किस तरह से होगा, ये हर पर्सनल लॉ में अलग अलग तरीके से है। और अब क्योंकि देश में इंटरकास्ट मैरिज भी, इंटर रिलीजियस मैरिज भी खूब होने लगी है, समाज में एजुकेशन की बढ़ोतरी हुई है, समाज एक दूसरे के नज़दीक आया है, तो इसलिए वो जीने के तौर तरीके भी पर्सनल लॉ ना होने की बजाय कोई कॉमन लॉ होना चाहिए। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सोचा था कि फ्यूचर में देश जागरूक होगा, पढ़ा लिखा होगा, और हमारे लोग एक दूसरे से बात कर पाएंगे, धर्म और जातियों की चार दीवारी से बाहर निकलेंगे, और ये इस तरह से कॉमन मिनिमम लॉ के आधार पे जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे, कोई डिफरेंस ना हो, उसी का नाम है। मैं समझना चाह रही हूँ सर कि यूसीसी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको कवर किया जाएगा? इसमें मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, प्रॉपर्टी का जो गोद लेना, दत्तक पुत्र या पुत्री को गोद लेना, ये सारे के सारे इसमें आएंगे कॉमन सिविल कोड में, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं। ये है सामान्य, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कॉमन सिविल कोड। आप हिंदू में कुछ आप जानते हैं? हाँ, समान नागरिक संहिता। संहिता क्या होता है? आचरण सूत्र, आचरण के नागरिकों का आचरण इन सारे मामलों में लगभग एक जैसा हो। क्यों एक जैसा हो? ये मानना है कि लोग एजुकेटेड होके रियलिटी के आधार पर जब चलते हैं तो उनका आचरण भी एक जैसा हो जाता है। जब तक लोग धर्म या आस्था के आधार पे होते हैं तब तक उनका आचरण एक जैसा संभव नहीं है। और क्योंकि संविधान सबके लिए बराबर है, सबकी बात करता है, बड़ा कानून देश का आज़ादी के बाद संविधान है। ये रिलीजियस किताबें, धार्मिक किताबें और पर्सनल रिलीजियस कानून, ये सेकंड नंबर पे आते हैं। वो लोगों के पास ऑप्शन रहेगी, मुझे लगता है, जिस आधार पे वो जीना चाहें। मगर जो कॉमन लॉ है, जो कॉमन लॉ को अपनाना चाहे, उनकी स्वतंत्रता होगी। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें क्या है, इसमें कुछ ब्लड रिलेशन को छोड़ के शादी की इजाज़त होती है। ये कॉन्ट्राडिक्शन में है। हरियाणा, नॉर्थ इंडिया में काफ़ी किसान जो जातियाँ हैं या दूसरे लोग भी, वो इसका विरोध करते हैं कि ये हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, हिंदू
मैरिज एक्ट, क्योंकि हमारे यहाँ कई गोत्र छोड़े जाते हैं शादी के लिए, मगर फिर वो स्पेशल मैरिज एक्ट भी एक बनाया हुआ है जिसमें कोई भी धर्म जाति के बच्चे आपस में 18-21 साल जो भी उम्र है वो शादी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। जो पेरेंट्स भी होने नहीं देना चाहते शादी या समाज रोकता है, वो बच्चे कोर्ट के सामने जाके शादी कर सकते हैं। तो ये इसी वजह से है कि जो अपना पर्सनल लॉ लागू रखना चाहे करे, उसमें कोई बाधा नहीं है, मगर जो धीरे धीरे कॉमन सिविल को, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में बच्चे आजकल शादियां रजिस्टर कराते हैं और शादियां कर लेते हैं इंटरकास्ट, और फिर वो उसी कानून से गवर्न होते हैं वो बच्चे, उनकी शादी और उनके। लेकिन इसके क्या फ़ायदे आप देख पा रहे हैं और क्या नुकसान है, अगर मैं बारीकी से समझना चाहूँ, जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं? इसमें सिर्फ एक फ़ायदा है फिर, और मेरे ख्याल में तो जल्दी जातिवाद और धर्म का जो बीच में दीवारें हैं वो शायद जल्दी ख़त्म होंगी। फिर सबको पता होता है लड़के के क्या राइट है, लड़की के क्या राइट है, बच्चों के क्या राइट है। वो फिर इंडियन लोगों को पढ़ना भी आसान हो जाएगा। पर्सनल लॉ में अलग अलग लॉ हैं, और दो बच्चे हैं, एक हिंदू है या मुस्लिम है, या एक मुस्लिम है क्रिश्चियन है, या क्रिश्चियन है एक हिंदू है, ये जब मैरिज करते हैं तो घर वालों के लिए भी समस्या का कारण बनता है। कोई डिस्प्यूट बच्चों के अंदर होता है तो लॉ अलग अलग होते हैं, इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती हैं, तो वो निपटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब एक कॉमन लॉ बनने से ये हो जाएगा, सबको क्लियर कट पता होगा ये लड़की के राइट हैं, ये लड़के के राइट हैं, ये बच्चों के राइट हैं, और वो सारे के सारे राइट कोई ऐसा नहीं है। हो सकता है कानून जल्दबाजी में आ जाए या बन जाए, कोई दिक्कत नहीं, मगर कानून का असली उसको शब्दों को अर्थ देने वाली तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रहेंगी इस देश में। उसमें कोई भी आदमी फिर भी अप्रोच कर सकता है, ये संविधान के कैसे खिलाफ है, ये हमारे सही जो जीने का अधिकार है उसके कैसे खिलाफ है, वो चीज़ें तो फिर भी रहेंगी। धीरे धीरे परिवर्तन कानून में आता रहता है और धीरे धीरे ये लोगों के अनुसार अच्छी तरह हो सकता है। लेकिन सर सवाल मन में ये भी आता है कि अगर ये समान नागरिक कानून लागू हो जाता है तो सभी धर्मों में क्या तलाक देने की जो प्रक्रिया होती है वो एक समान होगी, एक तरीके से तलाक की जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कॉमन सिविल कोड का तो यही मतलब है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल करेंगे। अदरवाइज सिविल कोड में तो यही आता है, ब्याह शादी, बच्चे, प्रॉपर्टी और एवरीथिंग। इस तरह से सारा जीना, इंसान का जितना दायरा है जीने का, उसमें सब चीज़ें शामिल होती हैं। हाँ, कॉमन सिविल कोड होने से तो सारे कानून सब पे, पूरे भारतीय नागरिकों पे एक जैसे समान रूप से लागू होंगे। अगर उस कानून के तहत अभी देखते हैं कानून किस रूप में आता है, कितने ऑप्शन छोड़ता है लोगों को कि अपने ट्रेडिशनल लॉ पे कितना देर तक चल सकते हैं, या जो ऑप्शन लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। अभी तो मामला उसमें है, अंडर द कवर है, मगर जिन बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। देश का कोई भी नागरिक, कोई भी NGO अपनी बात अभी भी रख सकता है लॉ कमीशन के सामने। क्या इसके जरिए समाज के हर वर्ग की अगर हम बात करें, उनके जो अधिकार हैं उसका हनन जो होता है, क्या उसको रोका जा सकेगा पूरे UCC अगर लागू होता है तो? यस, इसमें तो देखो असल बात तो इसमें अधिकार बच्चों का, लेडीज़ का, आदमी का, यानी कोई आदमी ऐसा फील ना करे कि मेरे को इस देश में अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा है किसी खास मामले पे। सबको असल बात तो ये कि मानव जाति, मानव इंसान हो या औरत हो चाहे आदमी हो, वो किस तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी जी पाए और अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाए, और कैसे बच्चे भी अपने माँ बाप के साथ ज़िंदगी गुजार पाएँ। आजकल आप देखते हो जब से एजुकेशन हुई है, डाइवोर्स कितने बढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा केस डाइवोर्स के हैं, और ज़्यादातर उन बच्चों के बीच में जो पढ़े लिखे हैं। बहुत दयनीय स्थिति की बात आप कर रहे हैं, तो क्या इससे कुछ महिलाओं की स्थिति में सुधार हो पाएगा? देखो, उम्मीद तो यही है कि सुधार होना चाहिए, क्योंकि सुधार होने का ये मतलब है बहुत सारे ट्रेडिशनल लॉ हैं। अब धीरे धीरे एजुकेशन के बाद हमारे विचारों में भी वो परिपक्वता या नयापन आता है। ये हर पीढ़ी में, हर समाज में आता है, हर धर्म के लोगों में आता है। वो आने से हम कहीं ना कहीं एकता की ओर बढ़ते हैं। जो नॉलेज बढ़ती है, समाज एक कॉमन लक्ष्य के साथ एक कॉमन दिशा में आगे बढ़ता है। ये पूरी दुनिया का ये सिचुएशन है, ये पूरी दुनिया में ऐसा होना। मुझे तो ये लगता है फ्यूचर में देशों की बाउंड्रीज भी ख़त्म होने वाली हैं और अलग अलग देशों के संविधान भी ख़त्म होने वाले हैं। कोई कॉमन संविधान पूरी मानव जाति पे लागू होने वाला है, जो मानव जाति खुद अपने ऊपर लागू करेगी। जब हमारी दीवारें ख़त्म होंगी जाति धर्म की, हम सब एक दूसरे को अपने जैसा इंसान जब समझेंगे, तो हम जीने का खुश रहने के तौर तरीके अलग नहीं हो सकते। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीने में सबको खुशी महसूस होती है, इसी तरीके से जब हमारा लक्ष्य है
कि समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व के साथ पूरी मानव जाति जी पाए, 700 करोड़ एक परिवार की तरह, ग्लोबल फैमिली या वसुदेव कुटुंबकम की तरह जी पाए। हर धर्म का लक्ष्य तो एक ही है, मानव जाति मिल के कैसे जी पाए, खुश कैसे रह पाए, सबका लक्ष्य एक है। उस लक्ष्य के पहुंचने के लिए ये डिबेट जरूरी है और सबकी राय जरूरी है और सबकी बातों को शामिल करके तब लॉ बनाने की जरूरत है। लेकिन सर, जो लोगों के मन में भय है, डर है कि उनके अधिकारों का हनन होगा अगर ये लागू हो जाता है, उस डर को कैसे दूर किया जाएगा, अगर आप सरल शब्दों में समझा पाएं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। हो सकता है ये सरकार या कोई और सरकार पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ काम करे, मगर अल्टीमेटली खाली पॉलिटिकल गेम से काम नहीं चलेगा। इसमें जो खामियां अगर होंगी, बहुमत से वो पास तो कर सकते हैं या लोग विरोध कर सकते हैं। अगर पास भी कर दिया कानून, अगर लोगों को लगा ये सही नहीं है, इसमें काफ़ी कुछ गड़बड़ झाला है, तो कानून कैंसिल भी हो सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर भी हो सकता है और सरकार भी कानून वापस ले सकती है। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं देश के लोगों को। सर, आखिरी सवाल जो बेहद अहम हो जाता है, व्यक्तिगत तौर की अगर हम बात करें या फिर धर्म के आधार पर जो भेदभाव किया जाता है, जो होता है, क्या उसमें कुछ समाप्त हो जाएगा इसके आने से? क्या भेदभाव मिट जाएगा? देखिए, भेदभाव तो जो करने वाली मेंटेलिटी है ना, वो तो लोगों की ख़त्म होने की ज़रूरत है। कानून भेदभाव करने वाला होगा तो उसको चैलेंज किया जाएगा। कानूनों से कभी कानून एक आदमी के लिए या किसी एक पर्टिकुलर धर्म को या पर्टिकुलर जाति को या पर्टिकुलर वर्ग को अगर बेनिफिट देने के लिए बनेगा तो उसका विरोध होगा, वो कोर्ट में भी चैलेंज होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये लगता है कि पॉलिटिकल गेन के लिए जल्दबाजी में तो कानून आ सकता है, हो सकता है कुछ सलाह ना मानी जाए लोगों की जो अच्छी सलाह है, मगर अल्टीमेटली कानून को तो पूरे देश के हित में होना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बलराज जी से हम बात कर रहे थे। हालांकि यूसीसी को लेकर सियासत तो तेज हो चुकी है, विपक्षी पार्टियां सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन हम वकील साहब से समझ रहे थे कि अगर यूसीसी लागू हो जाता है तो किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से देश को एक धारा में पिरो पाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।